नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होम्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। और अभी तक जो भी 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद उनका। और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है और वो आप मेंटेन कर रहे हैं, है ना? तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोबारा। और इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या कवर कर लिया था, इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित 35 प्रश्न हमने उसमें कवर कर लिए थे। और जो बचे हुए 35 प्रश्न हैं, ठीक है? उसको हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक? और ये विश्वास मान लीजिए कि अगर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, उसको कवर कर लिया आपने, तो उसके रेंज से बाहर जाने वाला है नहीं, ठीक है? वनडे एग्ज़ाम का ये की है कि उससे बाहर नहीं जाएगा और वो हम कवर कर रहे हैं। संविधान सभा से, अनुसूची से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, वो हम सारे कवर कर रहे हैं, ठीक है? बाकी जो फैक्ट है वो हम लाइक जो उसके ऑप्शंस हैं, उस पे ही बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए उसी क्रम में हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने कल 35 तक कर लिया था। तो आज हमारा नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन विजिबल है सबको? चलिए दिख रहा है क्वेश्चन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन ले लें। हुँ, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में किस अनुसूची में मतलब उल्लेख किया गया है? तो हमने बोला था आपको चौथी अनुसूची। किसमें? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो राज्यवार कैसे होगा, किस आधार पर होगा, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? 6वीं अनुसूची क्या है? एएम, पीएम, याद है ना? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन संबंधी प्रावधान। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात है, ठीक? इससे जुड़ा हुआ फैक्ट अभी क्वेश्चन आगे आएगा कि 22 भाषाएँ में पहले स्टार्टिंग में 14 थी, फिर एक सिंधी जुड़ी, फिर 3 कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जुड़ी, फिर 4 मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये 4 जुड़ गई। 4, 3, 7, 1, 8, 8, 4, 12, 22 भाषाएँ हो गई थी, ठीक है? 5वीं सूची में एससी और एसटी क्षेत्र के प्रशासन संबंधी बात की गई है, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला है ना ये, ऐसे ही इसको देख के मन निकल जाने दीजिए। इसको पहले आप वीडियो रोक करके समझिए क्या बोला है मैंने। 22 भाषाओं में 14 स्टार्टिंग में थी, एक सिंधी जुड़ी 1967 में, ठीक है? फिर 3 जुड़ी 1992 में, ठीक है? फिर ये जो 4 भाषा जुड़ी ये 2003 में जुड़ी, 2003 में 52वें संविधान संशोधन से, 92वें संविधान संशोधन से, 92nd, ठीक है? तो ये पहला क्या था, 21वां संविधान संशोधन था। ये चीजें आप नोट कर लीजिए अगर नहीं याद है आपको तो। चलिए अगला देखिए, 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं सूची में उल्लिखित थी? तो जो आपकी कश्मीरी है, जो कश्मीरी भाषा है, ये संविधान की रचना के समय 8वीं सूची में उल्लिखित थी। जैसा कि मैंने बताया कि 14 भाषाएं सिर्फ शामिल थी स्टार्टिंग में, ठीक है? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था पूर्णतः, तब क्या हुआ था? सिर्फ 14 भाषाएं इसमें थी। फिर क्या हुआ? 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, ठीक है? तो कितनी भाषा जुड़ गई? सिंधी जुड़ गई, एक सिंधी, ठीक है? फिर 1992 में संविधान संशोधन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन 1992 में आपकी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 3 भाषाएं ये जोड़ी गई, मणिपुरी, ठीक। और आपका 2003 में, ये देखिए सन 1992 है तो यहाँ 92वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लीजिए, ठीक है? तो इसमें कौन सी जुड़ेगी? संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, ठीक है? 14 पहले थी, 1 4 3 1 4 4 4 8 8 4 12, 8 4 22 भाषाएँ आपकी हो गई टोटल। ठीक, याद रहेगा आपको? चलिए वेरी गुड। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में बात की गई है? तो पहली अनुसूची हमने देखा था ना, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का जो एक तरह से लिस्ट है वो दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, वेतन व भत्ते, ठीक है? चौथी अनुसूची में देख लिया हमने राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तीसरी अनुसूची में शपथ व प्रतिज्ञान, शपथ व प्रतिज्ञान। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो रोक करके कि क्या इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ शामिल है इसमें?
क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ शामिल है इसमें? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो रोक करके आपने आंसर दे दिया है, एक बार कोशिश करिए, है ना? देंगे आंसर तो आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, कम से कम आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको लिखेंगे आर्टिकल को, या भले ही गूगल से सर्च करके लिखें, तो कम से कम वो दिमाग में जाएगा तो, इसलिए मैं बोलता हूँ लिखने के लिए, ठीक है? नहीं भी लिखा है तब भी सुन लीजिए आप, सुन के भी लिख सकते हैं। राष्ट्रपति का उसमें शामिल नहीं है, इनका आर्टिकल 60 के तहत शपथ दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 69 के तहत दिया हुआ है। राज्यपाल का आर्टिकल 159 के तहत दिया हुआ है। ठीक है? तो ये तीसरी अनुसूची में इनके शपथ नहीं है। ऑप्शन में दे दे कि तीसरी अनुसूची में किन-किन का शपथ शामिल है, तो बाकी लोग का दे दिएगा, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल में कोई नाम दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची, इसमें अभी देखा ना हमने ऊपर, तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। चौथी देख लिया आप लोगों ने, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। दूसरी, वेतन व भत्ते। पहली, संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो सूची है वो दी हुई है उसमें। ये बार-बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। जब 10 बार दिमाग में सुनेंगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। हमने भी तो ऐसे याद किया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था, तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? ऐसे देखिए, नंबर वाइज देखेंगे तो 395 तब भी थे, 395 यही है। जब लास्ट में आप देखेंगे 393, 394, 395 ऐसे आर्टिकल हैं आपके। लेकिन उसके अंदर इतनी बार संशोधन कर दिया गया, जैसे मान लीजिए 21A हो गया, है ना? 51A हो गया। इस तरह से कई सारे आर्टिकल ऐसे जोड़ दिए गए हैं कि जो 450 से प्लस आर्टिकल हो गए हैं। ठीक? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 395। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? मतलब इसमें देखिए क्या है कि इन्होंने संविधान के जो 22 भाग हैं अपने, है ना? जो 22 भाग हैं, इसको एक तरह से चित्र के रूप में मतलब बनाया था इसको, ठीक है? और इसको बनाने में इन्हें कम से कम 4 साल लगे थे, 4 वर्ष लग गए थे इनको बनाने में। 22 भागों को इन्होंने चित्र के रूप में दर्शाया है। तो वो कौन है? नंदलाल बोस जी। कौन है? नंदलाल बोस जी। ध्यान रहेगा ये फैक्ट। चित्र के रूप में इन्होंने, हस्त निर्मित चित्र के रूप में इन्होंने 22 भागों को दर्शाया है। ठीक? वो जो लिखा था उन्होंने, वो नारायण जी थे। ठीक है? चलिए, शांति निकेतन ने इसको सजाया था। 3 क्वेश्चन बन गए। सजाया किसने था? शांति निकेतन ने। हाथ से किसने लिखा था? वो नारायण जी ने। और जो चित्र के रूप में सजाया है पूरा 22 भागों को अलग-अलग 4 साल में, वो कौन है? नंदलाल बोस जी हैं। 3 फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को तलाशी जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। ठीक है भाई। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकरी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है? तो ए और बी दोनों सही है। इनका जो क्षेत्राधिकार है उस अधिनियम में बदलाव करके जो है संविधान के प्रावधान के तहत वो बदलाव कर सकती है संसद इसमें। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय भाषा नहीं है? भारत की राष्ट्रीय भाषा, शब्द क्या लिखा है? राष्ट्रीय भाषा। भाई साहब, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। भारत की क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। ठीक है? चलिए, भारत की क्या है? राजभाषा। राजभाषा क्या है? हिंदी। राजभाषा क्या है? हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो ये अधिनियम 1919 है उसमें। ठीक है? इसमें क्या कर दिया गया था? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन। और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उत्तरदायी शब्द का इस्तेमाल पहली बार इस अधिनियम में किया गया था। ठीक? चलिए, अब कई लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ये द्विसदनात्मक क्या है ना? प्रांतों में द्वैध शासन क्या है? इसके लिए भाई साहब, इसके जो पहली क्लास में सेवा दी गई थी आपको, उस सेवा का लाभ उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है? और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या जो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके भी आप वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। चलिए, अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। भारत को किस तारीख को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया? हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी थी। 26 जनवरी 1950 को ही इसने राजतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया था। 26 जनवरी 1950। ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए
अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 45 हो गया 46 नंबर। ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है, कमजोर नहीं पड़ती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। तो ये शब्द जो है आपका वो सहकारी संघवाद को दर्शाता है। सहकारी संघवाद ये है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र मजबूत तो है लेकिन वो राज्य के सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य के सहयोग के बिना वो कार्य नहीं कर सकता। जैसे उसको मान लीजिए कोई किसी योजना का कार्यान्वयन करवाना है किसी राज्य में, तो जब तक वो कोई राज्य उसको मैन पावर या संसाधनों से या फिर अन्य चीजों से सपोर्ट नहीं करेगा तो वो क्या कर लेगा। ठीक है, इसलिए भारत जैसे देश में सहकारी संघवाद का बहुत होना आवश्यक है। तभी देश का एक तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल पाएंगी। ठीक है, विकास का जो एक तरह से क्रम है, उद्देश्य है, वो सुचारू रूप से चल पाएगा। तो सहकारी संघवाद शब्द इन्होंने ग्रैनविल ऑस्टिन ने दिया था। चलिए, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? देखिए, इसकी दो मूल हस्तलिखित कॉपी हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। ठीक है, तो जो संसद की लाइब्रेरी है वहां पर कांच में हीलियम से भरे हुए कांच में इसको रखा गया है दोनों को। ठीक है, दोनों वहीं पर है, संसद की लाइब्रेरी में ही है। ठीक, क्लियर रहेगा। हिंदी इंग्लिश में दो भाषाओं में लिखी गई है हाथ से, और हीलियम से भरे कांच के डिब्बे में रखा गया है इसको। चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, किसने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? अभी देखा हमने ऊपर, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, चलिए, इससे और क्या क्या हुआ था? इससे हुआ था अपना महिलाओं को मताधिकार का वो मिला था। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया था, है ना। और और क्या हुआ था? और ये जो सांप्रदायिक वाली बात है वो मजदूरों महिलाओं तक विस्तारित कर दिया गया था इस चीज को। ठीक है, इतना याद रहेगा। वेरी गुड। चलिए, डीपीएसपी आपको पता है। ठीक है, डीपीएसपी किस आर्टिकल से है? 36 से लेकर के 51 तक। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, और संविधान सभा बताइए आपको जुलाई 1946 में गठित हुई थी, और 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्यक्रम शुरू किया था इन्होंने। पहला पहला बैठक हुआ था इस दिन। अगला देखिए, किस तारीख को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया? ये कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख, जो चारों तरफ सिंह बैठे हैं ना, स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। ध्यान रहेगा। चलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? देखिए, हमने पहले ही बोला था कि जो 66 है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से है, और 54 किससे है? ये राष्ट्रपति के चुनाव से है। राष्ट्रपति के चुनाव से अनुच्छेद 54 संबंधित है, और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 66 से संबंधित है। याद रहेगा। चलिए, इसको हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब पढ़ेंगे वहां भी दिखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई? अभी देखा हमने ऊपर 8वीं अनुसूची। देख रहे हैं, अगर अनुसूची याद हो जा रहा है आपको तो कितने क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं आपके। ठीक है, 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई। कितने? 22। स्टार्टिंग कितने थे? 14। पहला कौन जुड़ा? सिंधी। दूसरा कौन जुड़ा? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। कब? 1992 में। सिंधी कब जुड़ा था? 1967 में। फिर 2003 में कितने भाषाएं जुड़ी? 4। कौन कौन सी? संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो। ध्यान रहेगा इतना। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? देखिए, जापान में एक शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अच्छा, जो हम लोग वहां पर संवैधानिक स्रोत पढ़ते हैं ना कि कौन सा संविधान का हिस्सा जो है कहां से लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस शब्द के माध्यम से ये बोलते हैं हम कि संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान से प्रभावित है, जापान के संविधान से प्रभावित है, इसी फीचर की वजह से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया था? आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और ये जो राज्यसभा में सीटों का जो राज्यसभा में निर्वाचन वो लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा, निर्वाचन यहाँ से लिया गया था, तो नामांकन कहाँ से लिया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी बताइए भाई साहब, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप आंसर करिए इसका कि नामांकन, राज्यसभा में जो नामांकन होता है सदस्यों का,
12 सदस्यों का, वो कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। ठीक है। बाकी जर्मनी से आपातकालीन जो समय है उसमें जो मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है, वो प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। यूएसए से पता ही है आपको, फंडामेंटल राइट, है ना, न्यायपालिका, है ना, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, चलिए इतना बहुत है। अगला देखिए, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? यहाँ ध्यान दीजिए, किस की बात कर रहा है? संघ समिति के अध्यक्ष। ठीक, अब कौन थे देखिए, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये वार्ता समिति के अध्यक्ष थे। वार्ता नहीं, वार्ता, वार्ता समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। जेबी कृपलानी झंडा समिति थी एक, झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के। बाकी जवाहरलाल नेहरू आपके कौन हो गए? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए 2018 वाले में क्वेश्चन आया भी था, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन आया था, समिति से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ये भी ऊपर क्वेश्चन देखा था हमने, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2018 में फिर आया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ध्यान रहेगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? कितने भाग है? 22 भाग है। देखिए 2014 में भी आया था, 2019 में भी आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक है, भारत एक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जब भाग की बात आई है तो बताएंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस भाग में है? ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो बिल्कुल बेसिक बेसिक है वो बताएंगे आप, बिल्कुल बेसिक बेसिक। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस भाग में है? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको आंसर करिए। भारत एक है, भारत एक क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसे बोल रहे हैं ये चीज हम? देखिए, भारत में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष ही क्या है? धर्मनिरपेक्ष की बात है। ठीक है, भारत के संदर्भ में इसको पंथ निरपेक्ष बात इस्तेमाल किया गया, सेकुलर, इंग्लिश में क्या शब्द है? सेकुलर कंट्री। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। चलिए ये फैक्ट भी याद रखिएगा, है ना, प्रस्तावना वाले में पढ़ेंगे इसको हम लोग दोबारा। ये अगला चैप्टर जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो उद्देशिका से ही शुरू होगा। अगला देखिए 57 नंबर, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? देखिए, पहला, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना, सबको बराबर रूप से देखना, और किसी विशेष धर्म को मतलब वित्त पोषित ना करना या उसको बढ़ावा देने की कोशिश ना करना। जो भी चीजें है वो सभी धर्मों के लिए बराबर चीज रूप से देखना करना। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। चलिए, तो जब हम लोग पीसीएस वगैरह एग्जाम देते हैं मेंस में, तो वहां पर हम समझते हैं कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। ठीक है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या है कि वो धर्म को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, धर्म का कोई लेना देना नहीं है राज्य से। लेकिन यहाँ पर भारत में क्या है कि राज्य सरकार जो है सभी धर्मों को बराबर रूप से वित्त पोषित करती है, या फिर जो सपोर्ट करना होता है वो करती है। ठीक है, सभी धर्मों की बात सुनती है, और जो भी सकारात्मक प्रावधान हो सकते हैं वो करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का अर्थ हमने पहले सेशन में भी डिस्कस किया था, इसके पहले वाले सेशन में। इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अर्थ है इसका कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। मतलब जो हमारे देश का जो एक तरह से प्रमुख पद है, सबसे प्रमुख पद है हमारे देश का, जो प्रमुख है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत रूप से चुना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है? देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर ये है कि उद्देश्य एवं विचारों में समानता होगी, तभी एक सामाजिक संरचना का, व्यवस्थित सामाजिक संरचना का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये कब बने थे राजेंद्र प्रसाद? 9 दिसंबर, अच्छा 9 दिसंबर तो वो बने थे, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, और 9 दिसंबर को कौन बने थे अस्थाई? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, के मुंशी कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, वो सदस्य है, और कृष्णा स्वामी अय्यर भी प्रारूप समिति के सदस्य हैं। भीमराव अम्बेडकर तो उसके अध्यक्ष ही हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम रिवाइज कर लीजिए, क्या था? मोहम्मद सादुल्लाह, अयंगर, अय्यर,
के एम मुंशी, है ना, और बी एल मित्रा और डी पी खेतान। तो बी एल मित्रा की जगह माधवराव आ गए थे और डी पी खेतान की जगह कृष्णामाचारी आ गए थे। ठीक, ध्यान रहेगा, वेरी गुड। चलिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अच्छा, इसकी एक फैक्ट याद कर लीजिए कि जनगण मन को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था पहली बार। ठीक है, रचना तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है इसकी, लेकिन 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1912 में, एक तत्वबोधिनी पत्रिका थी, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका, सर्वप्रथम इसका प्रकाशन इसी में हुआ था 1912 में। ठीक है, चलिए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको स्वीकार कब किया गया था, जनगण मन को स्वीकार कब किया गया? कमेंट बॉक्स में बताइए आप, हमने कल ही डिस्कस किया था इसको। ठीक है, चलिए बताइएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ये आईपीसी से क्वेश्चन है। ठीक है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड से सवाल है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अब कोई लोक सेवक कोई कार्य कर रहा है तो अब हर चीज में ये नहीं बोल देगा ना कि हम आत्मरक्षा करके निपटा दिए। चलिए, बाकी समय क्या है? आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, है ना, इन सब चीजों में क्या है, हम लोग आत्मरक्षा का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मरक्षा का अधिकार है कब? उपरोक्त सभी में। कैसे? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, इन सब में क्या है? आप आत्मरक्षा का अधिकार है आपको। ठीक है, चलिए 64 नंबर देखिए, भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? अभी हमने देखा ना ऊपर कि हमारे देश का जो प्रमुख पद है, सबसे प्रमुख है, वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक, उसका चुनाव होगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन उसका वो चुन के जाएगा। ठीक है, वो वंशानुगत नहीं होगा। इसी का मतलब क्या होता है? गणतंत्र होता है। एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था यही है। भारत ब्रिटिश में क्या है? ब्रिटेन में राजतंत्र है। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन के राजा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? हमने देखा था वहां पर कि 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। अच्छा, 8 अनुसूचियां हैं, सूचियां। ठीक है, तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां कब आ गया भाई साहब? बताया नहीं किसी ने हमको। चलिए हम बता देते हैं आपको, बताया किसी तो। 9वां पहले अनुसार संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया, 10वां 52 में 52nd, है ना, उस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया, 11वां 73वां संविधान संशोधन, 12वां अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए 10वें में क्या है? दल बदल। 9वें में क्या है? जो भूमि सुधार संबंधी कानून है ना, वो है। और 11वें में क्या है? पंचायती राज। 12वें में क्या है? नगर पंचायत। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? सिंपल सी बात है, संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके तहत गठन हुआ था इसका? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 16 मई 1946 को। ध्यान रहेगा। चलिए, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर। 13 दिसंबर को तृतीय बैठक, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, ध्यान रहेगा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर। यहां तक आप अगर टिके हुए हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, सही जा रहे हैं आप। ठीक है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया? देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए आप, हम लोग तो ये पढ़ लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया। ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन और है क्या, कि अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से किस तारीख को उसको स्वीकार किया गया था, मतलब अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया? तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इसको अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया। इसको रट लीजिए, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी इतना तो है, और संवत 2006 है। ठीक है, अब विक्रमी तो चल ही रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? सिंपल सी बात है, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग इस दिन गणतंत्रात्मक दिवस मनाते हैं, और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ये भाई साहब, ये हैदराबाद। ये इतना मतलब उत्तेजित हो गए थे, इनके लिए ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तब ये शामिल हुए थे भारत में। बाकी सब मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर, ये सब शामिल हो गए थे। चलिए, देशी रियासत जो थी संविधान सभा में। संविधान सभा में पहले कितने सदस्य की बात की गई थी? 389 की। जब मुस्लिम लीग अलग हुई कितने बचे? 299।
और उस दिन कितने संविधान सभा का जिस दिन पहली बैठक हुई थी, उस दिन कितने उपस्थित हुए थे? 284। ध्यान रहेगा ना ये? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? यहां समझ लीजिए चीजों को। देखिए, 338 में अब किसकी बात की गई है? एससी आयोग की। ठीक। फिर 89वें संविधान संशोधन, 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से 338 बी जोड़ दिया गया, ए जोड़ दिया गया। ये किससे? एसटी के आयोग के लिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कमेंट बॉक्स बताएंगे कि 338 बी, 338 बी किससे संबंधित आयोग है? 338 बी किससे संबंधित आयोग है और किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है इसको? ठीक है, ध्यान रहेगा ये। चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 334 भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, जब अनुच्छेद करेंगे तब डिस्कस करेंगे इसको। देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? देखिए, हमने देखा था 1813 वाले में क्या देखा था? एक तो कंपनी का जो व्यापारी एक अधिकार था उसको सीमित कर दिया गया, और एक शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख निवेश, 1 लाख निवेश करने की बात की गई थी। ठीक है। और एक और प्रावधान कर दिया गया था कि जो ईसाई मिशनरीज थे उनको आज्ञा लेकर के भारत में आने की अनुमति ऑफिशियली मिल गई थी। ठीक है। तो ये थे अपने 71 प्रश्न। अब इसके बाद जो अपना चैप्टर रहेगा वो उद्देशिका के सवाल रहेंगे। ठीक है। उद्देशिका, जो हम लोग इसका उद्देशिका का जो थ्योरी है वो डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और अगर रिवाइज करना है तो 71 क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। हमने इसको इसमें क्वेश्चन के माध्यम से भी थ्योरी पार्ट को इतना डिस्कस कर लिया है कि पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर करिएगा, ताकि पता चले कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही है, वरना कुछ और तरीका अपनाया जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उद्देश्य का चैप्टर के साथ। ठीक है। बाय बाय।